आज हम लोग पढ़ेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिससे आरपी बोल के जाना जाता है, मोस्ट अनक्योरेबल डिजीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन इसीलिए फेमस थे, क्रॉनिक केसेस एंड जेनेटिक केसेस ओनली होम्योपैथिक ही कर सकता है। ठीक कितना होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर होता है, और इम्प्रूवमेंट होते होते पेशेंट क्योर भी हो जाता है। तो आप लोग ठीक से समझो, इसको अगर बेस कर लेते हो तो सारे क्रॉनिक डिजीज और जेनेटिक डिजीज पर आप काम कर सकते हो। आपके लिए कोई भी अनक्योरेबल है। होम्योपैथी के पास कौन आएगा? जो बीमारी कहीं ठीक नहीं होता है वही आएगा ना। और क्रॉनिक केसेस आएंगे तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? होम्योपैथिक बेस्ट फॉर दी क्रॉनिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एकदम ध्यान से तुम लोग समझो, तुम्हारे जीवन की पूरी एक कुंजी है। सोचो, बहुत बड़ा एसेट है, इसको अगर समझ जाते हो तो ट्रीटमेंट करना। पहले रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी किसे कहते हैं, कैसे जानोगे आप? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा is a group of genetic eye diseases that cause vision loss. It affects the retina, the light sensitive layer of the tissue in the back of the eye. Retinitis pigmentosa एक अनुवंशिक नेत्र रोगों का एक समूह है, दृष्टि का हानि का कारण बनता है। ये आंख के पिछले भाग की टिश्यू प्रकाश संवेदनशील परत को रेटिना को प्रभावित करती है। यहाँ पर कुछ जीन है जो रेटिना को प्रभावित करते हैं और दृष्टि कॉज द विजन लॉस। समझ में आया? लक्षण क्या क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानोगे आप? द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ आरपी इज लॉस ऑफ नाइट विजन। लॉस ऑफ नाइट विजन। कल जो पेशेंट आया था, कितने जन को बोला था नाइट विजन है? बोला कजिन को भी है सबका, है? दो भाई लोग का भी है, दो भाई लोगों का भी है, मैंने जेनेटिक है। यूजुअली स्टार्टिंग इन द चाइल्डहुड, बचपन से वो स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स में नोटिस दैट चिल्ड्रंस विद आरपी हैव अ ट्रबल मूविंग अराउंड इन द डार्क एंड एडजस्टिंग डिम लाइट। बचपन से ही पता चल जाता है कि बच्चा मेरे को अंधेरे में जाना नहीं चाहता है, अंधेरे से दूर भागता है, अंधेरे में उसको तकलीफ होता है, और छोटी डीम लाइट में वो देख नहीं पाता है। तो इसके लक्षण शुरू से मालूम पड़ जाते हैं। ठीक है। RP is also cause of loss of sight, peripheral vision, so you have a trouble seeing things out of the corners of the eyes. Over time, your field is vision is narrows until you only have some central vision, also called the tunnel vision. कभी कभी आरपी पेशेंट को, बहुत से आरपी पेशेंट के साइड के विजन को नहीं दिखेगा। एक नंबर 2 पहचानेगा उसको टनल विजन, मैंने चारों तरफ अंधेरा, सेंटर में एक टनल टाइप का उससे दिखेगा। टनल विजन बोलते हैं जिसको, चारों तरफ अंधेरा, बीच में रोशनी दिखेगा। एक दूसरा, या साइड विजन आपको नहीं दिखेगा। तीसरा, नाइट विजन नहीं, कमजोर रहेगा। समझ गए आरपी पेशेंट पहचानने का तरीका? Some people with RP lost their vision more quickly than the others. RP पेशेंट क्या होता है, दूसरे के विजन से ये बहुत जल्दी इनका विजन लॉस होता है। Eventually, most people with RP lost their side vision and their central vision. बहुत से पेशेंट साइड विजन चला जाता है एंड सेंट्रल विजन में रहता है, माने देयर साइड विजन एंड देयर सेंट्रल विजन को भी खो देते हैं। What are the symptoms of RP? Other symptoms of the RP include sensitive to light, bright light. बहुत ज्यादा लाइट वो देख नहीं पाते हैं, और लॉस ऑफ कलर विजन। कलर विजन भी उनका लॉस हो जाता है, कलर पहचानने में उनको तकलीफ होती है। करेक्ट? ये समझ गए आरपी पेशेंट को कैसे देखोगे? क्या कारण है ये? What are the cause of RP? Most of the time, RP is caused by changes in genes that control cells in the retina. जो जीन
रेटिना सेल को कंट्रोल करता है वो कभी काम नहीं करता है, ना काम करने की वजह से वह रेटिना में पाए। दिस चेंजेस जीन्स आर पास डाउन द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। ये जीन में जो चेंजेस है पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, फादर मदर से वो बच्चों में चला जाता है। और आरपी इज लिंक टू मेनी डिफरेंट जीन्स कैन बी इनहेरिटेड इन डिफरेंट वेज। आरपी लिंक टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स से प्रभावित होता है जो आंखों में प्रभावित करता है। अब आ गया मोड ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिजीज। अब ये आरपी तो समझ में आ गया कि जेनेटिक डिजीज है। अब जेनेटिक डिजीज को होम्योपैथिक कैसे ट्रीटमेंट करता है? कोई भी पुराना केसेस जेनेटिक एंड क्रॉनिक डिजीज है तो हमें किस पर जाना पड़ेगा? क्या देखना है? एप्रोजम 5 में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। आपको वहां पर आरपी नहीं देखना है। आरपी के लिए क्या है डॉक्टर साहब, क्या क्या दवाइयां हैं, उस पर नहीं जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन, जिस हालत में पैदा हुआ उसके माँ बाप की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, वही आपका मेडिसिन है आरपी डिजीज में। समझ में आया? मेडिसिन क्या है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट इज मेडिसिन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का समझ गए तो क्यों जरूरी है? कोई भी पूछेगा अरे इसकी क्या मेडिसिन है सर बता दीजिए ना। इसकी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझना है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। समझ में आया तो आपको आरपी के लिए कोई मेडिसिन जाना नहीं है, कोई भी मेये के लिए जाना, जेनेटिक मेडिसिन में डिस्ट्रॉफी होता है जिससे जेनेटिक जो आता है वो सब, आपको उसको बीमारी को देखना नहीं है। क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। इसी तरह आप मैं आगे पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर जेनेटिक डिजीज में जेनेटिक डिजीज मैथमेटिक थ्योरी है। एप्रोजम 5 to 78 to 81 ऑर्गेनन। एकदम अच्छा से समझो। हैनमैन डिस्कस क्रॉनिक माइजम सोरा सिफिलिस साइकोसिस। सोरा सिफिलिस साइकोसिस के बिना कोई भी पुराना बीमारी क्रॉनिक डिजीज नहीं होगा, उसके अंदर होगा ही होगा। is the root cause of chronic and inherited diseases. Many genetic disorders may be considered as a deeply embedded miasmic tendency inherited to other generation. और जितने जनरेशन्स आ रहे हैं उसमें माइजमेटिक कॉज विद्यमान रहेंगे। एग्जाम्पल, सोरिक माइजम को कैसे पहचानना है? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, एक्जिमा, ऑटोइम्यून डिजीजेस और सिलेटिक डिजीज। समझ में आया? सिफिलिटिक माइजम कैसे पहचान? वो डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव धीरे धीरे खत्म होते जाना, डीजेनरेशन। कल ठीक दिख रहा था, आज धीरे धीरे दिखना कम हो गया। कल मेरा पैर मोटा था, धीरे धीरे वो कमजोर होकर पतला हो गया। डीजेनरेशन डिजीजेस जैसे रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, धीरे धीरे आदमी जाके मृत्यु की ओर चला जाता है, धीरे धीरे क्षय होते जाता है। दैट इज डीजेनरेशन, दैट इज सिप्लिनम। चिल्ला के बोलो। साइकोटिक किसको होता है? डिजॉर्डर विथ ओवरग्रोथ टेंडेंसी, डिजॉर्डर ऑफ ओवरग्रोथ टेंडेंसी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी, पीसीओडी, जो भी ओवरग्रोथ है वो सब सारा साइकोटिक के अंदर आता है। आप साइकोटिक मेडिसिन से उसको आराम से ठीक कर सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर कोई मेडिसिन जाने का दरकार नहीं है। आपको समझना जरूरी है कि ये क्रोनिक डिजीज आया कहां से, इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत जरूरी है। समझ गए? क्लियर हुआ आइडिया? कोई प्रॉब्लम? अब आते हो लॉ ऑफ सिमिलर substance that produces symptoms in a healthy person can treat similar symptoms in a diseased person. Chronic miasmatic treatment aims to address the inherited genetic tendencies. Chronic miasmatic
ट्रीटमेंट कब दिया जाएगा? जब इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज से आया हुआ हो। बचपन से। एग्जाम्पल ऑफ रेमेडीज फॉर जेनेटिक कंडीशन, ये बस एग्जाम्पल है, आप मत समझ जाना। फास्फोरस फॉर प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस, आरपी एंड नर्व डिसऑर्डर, तो फास्फोरस जैसा पेशेंट दिखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू गो, अदरवाइज यू विल नॉट गो। कैलक्रिया कार्प फॉर जेनेटिक बोन डिजीजेस एंड रिकेट, कैलक्रिया कार्प जैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए। थूजा फॉर जेनेटिक डिस्पोजिशन फॉर वार्ट्स एंड ट्यूमर, थूजा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बैरेटा कार्प फॉर डिलेड ग्रोथ एंड जेनेटिक ड्वार्फिस, तो बैरेटा कार्प जैसा कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, तब उससे रिलेटेड आप बीमारी को ठीक कर सकते हो। करेक्ट, समझे? मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन्स एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स में हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस जेन एक्सप्रेशन। अभी मॉडर्न साइंस में एनवायरनमेंट के हिसाब से जेनेटिक चेंजेस भी होता है, एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, समझ में है? जीन का चेंजेस होना, जीन का ना काम करना, जीन दूसरे को हेल्प ना कर पाना, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू एनवायरनमेंट, एपिजेनेटिक इसको बोलते हैं। एनवायरनमेंट के कारण भी जीन में चेंजेस आता है। हनीमैन emphasizes mygenetic prevention similar to how lifestyle and environment impact genetic disorder। माने अपना जो लाइफ स्टाइल है, एनवायरनमेंट है, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर को इम्पैक्ट बनाता है। ठंडा में, गर्म में, समर में क्या होगा, प्रॉब्लम आपका कम बेसी होते रहेगा। ठीक है? एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन अ प्रेग्नेंट मदर में रिड्यूस द जेनेटिक डिजीज कॉन्स्पिरेशन इन द लोकल। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर प्रेग्नेंट मदर को दिया जाए तो जेनेटिक डिजीज का एक्सप्रेशन बच्चों में आने का कमी पाया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, सपोज फादर इज अल्कोहलिक, पास्ट बॉर्न चाइल्ड डेथ और होल इन द हार्ट ऑफ एंड जेनेटिक डिजीजेस, गिव सिफलिनम 200 1 dose to mother during her pregnancy which prevent the future complication। ठीक है? फादर जैसे अल्कोहलिक है, पास्ट बॉर्न चाइल्ड है, डेथ और होल इन दी हार्ट और एनी जेनेटिक डिजीज है, तो आप सिफलिनम 200 से आने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये समझ में है? ओनली होम्योपैथिक कैन डू, ये याद रखना। तो आप लोग बहुत कुछ कर पाते हो, लेकिन रोगी जल्दी के ठीक होने के चक्कर में हम लोग के पास सटता नहीं है, उसको रिजल्ट संगे संग चाहिए। अगर वो अच्छा से डिवोटी है, अच्छा से होम्योपैथिक के शरण में है, तो अच्छे योग्य होम्योपैथिक के पास है वो। जो लोग पेटेंट मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, सिंगल रेमेडी और माइजिबिलिटी पे काम करते हैं, वही चिकित्सक ही इसे कर सकते हैं। जो पेटेंट मेडिसिन, मिक्सचर मेडिसिन देते हैं, वो कभी भी क्रॉनिक डिजीज को नहीं ठीक कर पाएंगे, और क्रॉनिक डिजीज को दे विल मेक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है? उन लोग क्या करेंगे, कंपाउंड माइजम में बदल देंगे। मिक्स्ड माइजम अगर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स माइजम हो जाता है, तो और वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स माइजम को करने में किसका हाथ रहता है? जो मिक्स्ड मेडिसिन देते हैं, जो 4 मेडिसिन एक साथ देते हैं और जो पेटेंट मेडिसिन यूज करते हैं, वही कॉम्प्लेक्स डिजीज को जन्म दे देता है। तो बीमारी ठीक न करने का अवस्था ये मिक्स्ड होम्योपैथी का काम है। जो सरलता से ठीक हो सकता था, उसको कॉम्प्लेक्स डिजीज में बदलना किसका काम है? पॉली मेडिसिन यूज करने वालों का काम है। तो आप लोग केयरफुल हो जाओ। ठीक है? नेक्स्ट, एवरी पेशेंट इज यूनिक, याद रखना। एप्लीकेशन 6 and 7 9 में देख लेना, पढ़ लेना। एवरी पेशेंट इज यूनिक इवन दे हैव द सेम जेनेटिक कंडीशन। सेम जेनेटिक से आया हुआ है, लेकिन हर पेशेंट अपने अपने में यूनिक है, अलग अलग मिलेगा। ऐसे नहीं जो वो जेनेटिक है तो सबके लिए एक ही सिप्लिनम दे दिया, एक ही मेडिसिन दे दिया, नहीं हुआ। ईच पेशेंट आपके लिए अलग मेडिसिन है। होम्योपैथी डज नॉट सप्रेस सिम्टम्स बट रेदर स्टिमुलेट द बॉडी हीलिंग पर्पस। ठीक है? Duchenne muscular dystrophy, a remedy selection is based on the symptoms like muscle weakness,
इमोशनल स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एक आपके पास मस्कुलर डिस्ट्रोफी केस आया, उसका मसल वीकनेस को आपको देखना है, इमोशनल स्टेट देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसी तरह रेटिनस पिगमेंटेशन में रेमेडीज सच एज फास्फोरस, कास्टिकम, नेट्रम्यूर में हेल्प टू स्लो प्रोग्रेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखना है फास्फोरस, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कास्टिकम, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है नेट्रम्यूर, ठीक है। इसको छोड़ के भी और कौन कौन से मेडिसिन पर रेटिनो पिगमेंटेशन पर काम करोगे, वो मैं अभी दो और अलग से दवाई बता रहा हूं मैं, जो कि आरपी पर काम किया जाता है। नंबर 1 होता है वैक्सीनम मैरिटिलस। ये ब्लूबेरी है, बिलबेरी बोला जाता है। कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम द आई स्ट्रेन एंड फैटिग एंड कैन इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द आईज। समझ में आया? ये ब्लूबेरी जो हम लोग खाते हैं, इट वर्क्स इंप्रूविंग द माइक्रो सर्कुलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द रेटिना। रीजनरेशन ऑफ द रेटिना। British Royal Air Force pilots during World War II ate bilberry preserved for night vision mission as a aid to the night vision। मैंने वर्ल्ड वार के समय 2 के समय में, जहाँ ब्रिटिश पायलट्स वगैरह जो थे, रात में देखने में तकलीफ होता था, लोग ब्लूबेरी खा खा के रात को देखने में सक्षम होते थे। इसलिए ब्लूबेरी इज वेरी गुड medicine, vaccinum meritilisis for this night vision or something. Clinical experience confirms that when given orally, it improves visual accuracy in healthy people and can help those with eye diseases such as pigmentation, retinitis, glaucoma and myopia। 3-4 जगह काम कर सकता है। कैटरेक्ट एंड मैकुलर डिजेनरेशन में भी काम करेगा। पुअर विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब एंड्रोक्टोन्स, ये स्कॉर्पिया से बना हुआ है। ये डॉक्टर जेरमी सर्फ ने 1994 में इसको प्रूव किया है फॉर रेटिनो पिगमेंटेशन के लिए। पीपल्स डायलेटेड स्ट्रेबिज्म, एवर्सन टू सनलाइट, आई वाटर, रेड एंड स्मार्टिंग, आई सोर एंड हॉट एंड फील स्टैंड। समझ में है? Eyelids inflamed, eye small, puffy, lustless and tired. Flashes of blue pinpoint on object when suddenly moving ahead or bending down. Scorpion is an ancient remedy for retinitis pigmentosa with loss of peripheral vision। चारों तरफ का विजन लॉस करने में ये एंशियंट एज में यूज किया जाता है। Scorpion is a remedy for teenagers। They live in the different state, fighting in the world, they are all out get me but I will fight back। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, this presentation is designed for doctor training purpose। If you are a patient, visitors or member of the public, please do not take any prescribed medicines without consulting a qualified homeopathic doctors। Homeopathic prescriptions are based on the holistic approach, considering individual constitution, disease causes, mental and states and unique symptoms। Proper constitution is essential for effective treatment। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. The video though.